नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। नैतिक जी का पूछना है कि सर, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी यह कह दिया है कि अब स्किल और चांस की कोई बात नहीं है, अगर पैसे का तत्व शामिल है तो वह स्किल गेम भी गैम्बलिंग कहलाएगा, तो अब इस मामले में बचता क्या है और आने वाले केस में आखिर होगा क्या? तो नैतिक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि यह प्रश्न बहुतों के मन में होगा। तो इस चीज को समझने के लिए आपको कानून का थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज मैं देने की कोशिश करूंगा, वह भी आसान से आसान भाषा में। तो नैतिक जी, ऐसा है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो वह जजमेंट तुरंत फाइनल नहीं हो जाता है। जजमेंट देना एक बात है और उस जजमेंट का फाइनल हो जाना दूसरी बात है। इसी प्रकार से जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कोई सिद्धांत की व्याख्या करता है, यानी कि सिद्धांत देता है, तो वह तुरंत जजमेंट के साथ कानून में स्थापित नहीं हो जाता, यानी कि लागू नहीं हो जाता। उस सिद्धांत को कानून में स्थापित होने में समय लगता है। वह जजमेंट तभी फाइनल होगा या वह सिद्धांत तभी कानून में लागू होगा जबकि उसके चैलेंज करने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अब इसे मैं इस प्रेजेंट केस के एग्जांपल से समझा रहा हूं। 27 मई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक वाले जजमेंट में दो सिद्धांत दिए। पहला कि अगर गेम में पैसे का तत्व शामिल है तो फिर वह चाहे स्किल हो या फिर चांस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह गैम्बलिंग के अंतर्गत आएगा। दूसरा सिद्धांत था कि अगर वह गैम्बलिंग के अंतर्गत आएगा तो फिर उसका अपना कोई मौलिक अधिकार नहीं रह जाता है। आप आरएमजी को अब एक व्यापार के रूप में आगे नहीं बढ़ा सकते हो। आम नागरिकों के पास आरएमजी उद्योग संबंधी बिजनेस करने का अधिकार नहीं बचता। सरकार चाहे तो इस पूरे उद्योग को लाइसेंस के अंतर्गत रेगुलेट कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे अभी आप लॉटरी को रेगुलेट करके चलाते हुए देख रहे हो, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं बचता। यानी कि आप अपने स्तर पर उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाओगे जब तक कि सरकार आपको इस संबंध में इजाजत न दे या लाइसेंस न दे। ठीक है, तो ये दो सिद्धांत थे जो 27 मई के जजमेंट में सामने आया। तो क्या उस जजमेंट के साथ ही यह दोनों सिद्धांत हमारे कानून में एक स्थापित सिद्धांत हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, रिव्यू पिटीशन फाइल होने के साथ ही उस जजमेंट को चैलेंज कर दिया गया। उस जजमेंट को चैलेंज करने का मतलब यह हुआ कि अभी वह सिद्धांत जो है वह कानून में स्थापित नहीं हुआ है। अब अगर रिव्यू पिटीशन मान लो खारिज हो जाता है तो क्या वह स्थापित सिद्धांत हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसके बाद अब क्यूरेटिव पिटीशन कंपनियां फाइल कर सकती हैं। एक रास्ता और बचता है। अगर मान लो कि लार्जर बेंच के पास मामला भेज दिया गया, पूरा का पूरा मामला खुल गया, तब तो फिर जो लार्जर बेंच डिसाइड करेगा वही सिद्धांत लागू होगा। अगर रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर कंपनियां क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकती हैं, और अगर क्यूरेटिव पिटीशन भी रिजेक्ट हो गया तब यह कानून में एक स्थापित सिद्धांत माना जाएगा। लेकिन प्रोगा के मामले में ऐसा नहीं है। अब आप पूछोगे कि क्यों नहीं है? क्योंकि अभी एक रास्ता और खुला हुआ है और वह है प्रोगा मेन केस। जो तमिलनाडु और कर्नाटक वाला जजमेंट था वह राज्य स्तर पर था। उसका जजमेंट का इफेक्ट सिर्फ कर्नाटक और सिर्फ तमिलनाडु पर पड़ता है, न कि बाकी राज्यों में। जजमेंट की बात कर रहा हूं वह सिर्फ तमिलनाडु और कर्नाटक पर लागू होता है, और जो दो सिद्धांत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे वही सारे सिद्धांत अभी बहस के लिए आने वाले हैं प्रोगा केस में। प्रोगा केस में भी स्किल वर्सेस चांस पे बहस होगा। प्रोगा केस में भी मौलिक अधिकार पर बात होगा। प्रोगा केस में भी व्यवसाय की स्वतंत्रता की बात होगी। प्रोगा केस में भी क्या किसी इंडस्ट्री पर इस प्रकार से ब्लैंकेट बैन लगाया जा सकता है, इस संबंध में चर्चा होगी। और प्रोगा केस में यह भी बहस होगा कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का पावर इस संबंध में कानून बनाने का कहां तक है, और क्या स्टेट या सेंटर ने अपने पावर को क्रॉस किया है, या फिर इस मामले में दोनों को हक है कानून बनाने के लिए। लेकिन अगर दोनों अलग अलग कानून बना रहे हैं और अगर कॉन्ट्राडिक्टरी कानून सामने आ रहा है तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब
अभी आने वाले प्रोगा केस में मिलने वाला है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए, यानी कि ये सारे इश्यू अभी तक खुले हुए हैं। अब आप इस बात को समझें कि जब प्रोगा मेन केस आया था तो आप लोगों को याद होगा कि उस समय चीफ जस्टिस ने इसे 3 जजेस की बेंच को रेफर किया था। व्यक्तिगत रूप से मुझे उस समय कर्नाटक और तमिलनाडु वाले केस की जानकारी नहीं थी, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ था कि अचानक यह 3 जजेस के बेंच को क्यों ट्रांसफर कर दिया गया केस। हालांकि चीफ जस्टिस का मुझे वो स्टेटमेंट याद है जब उन्होंने कहा था कि इस मामले में 3 जजेस की बेंच की आवश्यकता होगी। अब जाकर मुझे यह बात समझ में आ रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था और क्यों यह सारा मामला अभी खुला हुआ है। आप इस बात को समझ लें। देखो, आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसी सिद्धांत को मानेगा, उस सिद्धांत में कुछ बदलाव करेगा, क्या करेगा मैं नहीं जानता। लेकिन फिलहाल वक्त के लिए यह सारे विषय अभी तक खुले हुए हैं, इस बात को समझो आप लोग। और 3 जजेस की बेंच इसलिए ही बैठाई गई है कि यह बेंच जो है, अगर वह चाहे तो पुराने जो सिद्धांत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसमें किसी प्रकार का फेरबदल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक नियम है कि अगर 2 सदस्यीय जजेस की पीठ ने कोई फैसला दिया है तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव या उसे निरस्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उससे बड़ी बेंच के पास होता है। और इसीलिए 3 जजेस का बेंच का गठन किया गया कि अगर उन 2 जजेस के बेंच का जो फैसला आएगा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना होगा तो 3 जजेस की बेंच आराम से कर सकती है। यह सिंपल सा प्रोसेस है, आशा है आप इसे समझ गए होंगे। इसलिए स्किल वर्सेस चांस, बेटिंग, और बेटिंग है तो मौलिक अधिकार नहीं है, व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं है, यह सारे पॉइंट्स अभी इस कोर्ट के सामने खुले हुए हैं। यह मैटर अभी समाप्त नहीं हुआ है। वो राज्य स्तर पर वह ऑर्डर था, अब जो आएगा वह केंद्रीय स्तर पर आएगा, जहां पर सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। स्टेट वर्सेस सेंटर का जो पावर है कानून बनाने के संबंध में, वह भी क्लियर हो जाएगा। और फाइनली इस सिद्धांत पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच मुहर लगा देगी कि भाई स्किल वर्सेस चांस का क्या होना है और स्किल गेम्स का क्या महत्व हमारे देश में बच रहा है। और इसीलिए कंपनियां भी सांस रोके इस केस का इंतजार कर रही हैं, इस आशा में कि कहीं कुछ पॉजिटिव इस केस से निकलकर आ जाए।